नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 के बारे में बताया था। उसमें हमने फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग सीखा था कि अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसीजर है, क्यों करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। आज हम लोग उससे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमें आगे सारी की सारी अकाउंटेंसी में बहुत ज़रूरत पड़ेगा। वो है जो बेसिक टर्म्स। अकाउंटेंसी करते समय, अकाउंटिंग करते समय बहुत सारे टर्म्स हमारे सामने आते हैं। तो वो उस समय अगर हमें टर्म्स की वैल्यू ना पता हो या टर्म्स का मतलब ना पता हो तो हमें बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर टर्म के बारे में अच्छे से समझ लें कि किन किन टर्म्स का फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है अकाउंटिंग करने में। सबसे पहले जो आपका टर्म है वो एंटिटी। तो जब हम एंटिटी की बात करते हैं तो हम एक बिजनेस यूनिट की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है कि एंटिटी के बारे में जब बात करें तो वो बिजनेस एंटिटी है, हम खुद नहीं हैं। प्रोप्राइटर और बिजनेस दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं। तो हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस एंटिटी की, ना कि पर्सन की। तो हमेशा ध्यान रखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कि हमारे सामने जो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बिजनेस एंटिटी की कर रहे हैं, बिजनेसमैन की नहीं। तो एंटिटी का मतलब एक वो ऐसी इकोनॉमिक यूनिट, ऐसी बिजनेस यूनिट जो प्रॉफिट मोटिव से काम कर रही है। अगला है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब होता है कोई लेना या देना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ए पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग ए प्रॉफिट, फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ कैश और एनीथिंग एल्स। तो ऐसे सारी की सारी चीज़ें हैं जिसमें कि ये इन्वॉल्व हो, उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। लेकिन हम ध्यान से आपको फिर से बता दें, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन ही हमारा स्कोप है। नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम बिल्कुल भी टच नहीं करते क्योंकि उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एसेट्स, ये बहुत बार वर्ड सुना है आपने, एसेट्स। तो एसेट्स वो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो बिजनेस ओन करता है, बिजनेस के पास हैं, जिनसे कि वो बिजनेस आगे मीन्स प्रॉफिट जनरेट करता है और जिनको वो लंबे पीरियड तक अपने पास रखता है। जनरली फिक्स एसेट्स की बात की जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी एसेट्स हैं जो लंबे पीरियड तक नहीं होती। वो आगे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा कि कौन सी एसेट्स फॉर लॉन्गर पीरियड रहती हैं, कौन सी एसेट्स हमारी टर्नओवर होती रहती हैं। तो असेट्स वो वैल्यूएबल चीज़ें हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन देखिए कि सबसे पहले फिक्स असेट्स। ये वो असेट्स हैं जो लॉन्ग टर्मिनल बिजनेस ओन करता है, एक्वायर करता है, सो दैट कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। उनको बोलते हैं हम लोग फिक्स असेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लाइक कंप्यूटर, टाइपराइटर एट्सेट्रा। ये बिजनेस सेल करने के लिए नहीं एक्वायर करता, रखने के लिए करता है, इनको यूज़ करता है और इनका वो बेनिफिट मतलब लंबे पीरियड तक लेता रहता है। दूसरी हैं करंट असेट्स। करंट असेट्स रोटेट होती हैं बिजनेस में, आती हैं, जाती हैं, बढ़ जाती हैं, घट जाती हैं। तो करंट असेट्स सदैव चेंज होती रहती हैं, इनकी वैल्यू बदलती रहती है और ये बिजनेस इसलिए नहीं एक्वायर करता कि इसको अपने पास रखे, वो इसमें रोटेट करता है और इसके रोटेशन से प्रॉफिट जनरेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हो गया रॉ मटेरियल का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक, उसके अलावा सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक। ये सारी की सारी चीज़ें रोटेट होती रहती हैं। कैश बैलेंसेस, बैंक बैलेंसेस, डेटर्स हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, क्रेडिटर्स जिनको हमने पैसा देना है। तो देते लेते रहते हैं, तो कभी डेटर की वैल्यू घटती रहती है, क्रेडिटर की बढ़ती रहती है, कैश कम होता रहता है, ज़्यादा होता रहता है। ये सारी उस कैटेगरी की चीज़ें हैं कि जिसको हम बार बार चेंज करते रहते हैं, इनकी वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। इसके बाद हैं फिक्स असेट्स में इनटेंजिबल एसेट्स। फिक्स असेट्स के पार्ट है इनटेंजिबल एसेट्स। ये उस टाइप की फिक्स असेट्स हैं जिनकी की कोई भी फिजिकल शेप नहीं है, जिनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ऐसी जो एसेट्स हैं वो इनटेंजिबल हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम इनको फील कर सकते हैं। बिजनेस में देख सकते हैं कि ये बिजनेस में मतलब नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन इनका फीलिंग हम कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट एट्सेट्रा। तो इनसे हमको पता लग जाता है कि बिजनेस की वर्थ कैसी है। ये आपकी मीन्स दिखाई देने वाली एसेट्स नहीं है। दूसरी है टेंजिबल, जो हम देख सकते हैं। ये भी फिक्स एसेट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इनको ये मैंने आपको बताया, इसके कुछ एग्जांपल्स मशीन, आपका इक्विपमेंट, लैंड एट्सेट्रा। तो ये असेट्स हो गई। असेट्स में करंट असेट्स, इनटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स।
देन कम्स लाइबिलिटीज, ये दूसरा एस्पेक्ट है। तो एसेट्स वो हैं जो बिजनेस ओन करता है, लाइबिलिटीज वो हैं जो बिजनेस ओ करता है। ये दूसरों को देने के लिए होती हैं, जो मतलब दूसरों से हमने लिए हुए हैं टेम्परेरी या लॉन्ग पीरियड के लिए, जो कर्जे उठाए हैं या लोन्स उठाए हैं, उनको हम लोग बोलते हैं। तो दीज आर द क्लेम्स, ये लोगों का क्लेम होता है इनके ऊपर, जिसमें सबसे पहले हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। ये वो लाइबिलिटीज़ हैं जो कि लंबे पीरियड तक बिजनेस के साथ रहती हैं और इनको धीरे धीरे करके चुकाया जाता है। और कुछ ऐसी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हैं जो कभी देनी ही नहीं पड़ती, जैसे कि बिजनेस के ओनर की लाइबिलिटी। ओनर की लाइबिलिटी जब बिजनेस में आती है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल नॉन रिफंडेबल है, कैपिटल बिजनेस खत्म होने के बाद ही वापस जाती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कैपिटल जो है वो बिजनेसमैन के लिए एसेट हो सकती है, क्योंकि बिजनेसमैन ने तो पैसा लगाया, उसका तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बिजनेस ने ये पैसा लिया है अपने ओनर से, तो इसके लिए बिजनेस की ये लायबिलिटी होती है। तो इसमें जो मतलब 1 साल या 2 साल के बाद देनी होती हैं, लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स हो गए और लोन्स टेकन अगेंस्ट द मॉर्गेज एंड ऑल दिस प्लेज ऑफ एसेट्स, ये सारे के सारे आपके लॉन्ग टर्म में आते हैं। नेक्स्ट आर दी करंट लाइबिलिटीज़। ये करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जिनको कि हमें रीपे करना पड़ता है विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ और 1 ईयर। तो हर वो लाइबिलिटी जो बिजनेस ने ओ की है, किसी भी पर्पज़ के लिए लोन लिया है, शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, या क्रेडिटर्स हो गए, या आपने अपने वर्कर्स का पैसा देना बाकी है, मंथ पूरा हो गया, आपने सैलरी या वेजेस नहीं दी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दिया, तो ये सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिनको कि हम 1 साल के अंदर हमें पे करना जरूरी होता है, वो होती है करंट लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल आपको दिखा इसमें नोट्स में दिख रहा होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए, बिल पे बिल हो गए, बैंक से ओवरड्राफ्ट टेम्परेरी ले लिया आपने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, ये सारी की सारी आपकी वो लाइबिलिटीज़ हैं जो करंट हैं, टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ये भी लाइबिलिटी है, ध्यान रखिएगा। कैपिटल मैंने अभी बताया कि इट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स द ओनर। तो दिस इज मीन्स दैट अमाउंट और those all those things which have been invested primarily by the business for the running of the business, for the means doing the business activity। तो इसमें आप कैश भी हो सकता है और एसेट्स भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिजनेस स्टार्ट सिर्फ कैश से होता है। कई बार लोगों के पास अपनी एसेट, सपोज करते हैं अपनी ही बिल्डिंग में बिजनेस खोल लिया, तो दैट विल ऑल्सो बिकम दी कैपिटल। नेक्स्ट इज रिसिप्ट। रिसिप्ट वर्ड का मतलब है कोई भी पैसे आना, कोई अमाउंट जब बिजनेस के पास आता है उसको हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट्स। अब रिसिप्ट्स की भी क्लासिफिकेशन है, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो यहाँ कुछ ध्यान देने वाली बात है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो पैसा हमें मिला है, ऑफ कोर्स रिसिप्ट तो है ही है, लेकिन वो कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है। तो उसके लिए एक फंडामेंटल एक सेंटेंस याद रखिए कि जो भी पैसा आपको अपनी एसेट डिसॉल्व करके मिला हो, कोई आपने फिक्स एसेट, जैसे अभी मैंने बताया आपको फिक्स एसेट्स, कोई फिक्स एसेट डिसॉल्व करके आपको पैसा मिल जाए, या कहीं से आप कोई लोन ले लें, कोई लाइबिलिटी रेज कर लें लॉन्ग टर्म की, ये दोनों टाइप की रिसिप्ट्स कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं। एनी अमाउंट विच इज रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ एनी ओल्ड असेट्स, फिक्स असेट, और बाय रेजिंग ए लाइबिलिटी इज ऑलवेज ए कैपिटल नेचर रिसिप्ट्स। इसके अलावा जितनी भी रिसिप्ट्स हैं वो सब रेवेन्यू नेचर की, यानी कि आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, आपको कमीशन मिल गया, आपको और भी कोई चीज़ मिल गई, डिविडेंड्स मिल गए, ये सारी की सारी रेवेन्यू नेचर की हैं। यानी कि ये ना तो आपकी कोई एसेट को डिसॉल्व करती हैं, ना ही आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी रेज करती हैं, ये आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। तो बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एसेट चली गई या लाइबिलिटी चढ़ गई तो समझ लीजिए कैपिटल नेचर का है। ये दोनों चीज़ें नहीं हुई तो हर आने वाला पैसा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। और ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी हम लोग अक्सर रेवेन्यू को प्रॉफिट मान लेते हैं, तो प्लीज़ डू नॉट कंफ्यूज द रेवेन्यू विद द प्रॉफिट। आगे मैं आपको बताऊंगा कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस होता क्या है। एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट्स में पैसा आ गया, एक्सपेंडिचर में आपके पैसे खर्च हो जाएंगे। तो जब कभी भी बिजनेस पेमेंट करता है, किसी भी टाइप का पेमेंट करता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। कोई भी पेमेंट करना है, चाहे मशीन खरीदने के लिए करना हो या सैलरी पे करने के लिए किया हो, वेजेस पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, व्हेन एवर द मनी इज आउट फ्लोइंग, इट इज़ ए एक्सपेंडिचर।
इसके भी कई वो हैं क्लासिफिकेशंस। जैसे पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से फिर वो कैपिटल रिसिप्ट्स को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी समझ में आएगा। कोई भी फंड्स आपने खर्च किए और आपने कोई एसेट क्रिएट कर ली, कोई फिक्स एसेट आपकी बाय हो गई, तो समझ लीजिए कि वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। और अदरवाइज अगर आपकी कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे हो गई, आपने ऐसे पैसे दिए, पैसा खर्च किया जिससे कि आपकी लायबिलिटी का पेमेंट हो गया हो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये दोनों ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मीन्स फंड्स इज आउटफ्लोइंग आइदर टू क्रिएट एन एसेट और डिस्चार्ज ऑफ एनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये दोनों कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं। इनके अलावा जितने एक्सपेंडिचर हैं वो रेवेन्यू नेचर के हैं, जिसमें कि ना तो आपकी कोई एसेट बनेगी, ना कोई आपकी लायबिलिटी डिस्चार्ज होगी, वैसे ही आप पैसे दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट किया टैक्सी फेयर का, रेंट का, सैलरी का, वेजेस का, ये सब कोई एसेट नहीं क्रिएट कर रहे, ये आपके एक्सपेंसेस थे। तो इनको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताते हैं। सपोज करिए आप टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हो, आपने टैक्सी छोड़ी और टैक्सी वाले को आपने फेयर दे दिया, ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर आपने कोई टैक्सी बाय कर ली तो आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, आप रेंट पे कर रहे हैं, वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर बिल्डिंग परचेज कर लोगे तो आपकी एसेट क्रिएट हो जाएगी, वो आपका कैपिटल नेचर का हो जाएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। देखिए रेवेन्यू, इसमें रेवेन्यू नेचर भी है और कैपिटल नेचर भी है। ये वो ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं कि जो हमने किए, लेकिन द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंसेस, सच एक्सपेंडिचर इज प्रोलॉन्ग्ड फॉर मेनी ईयर्स। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं। एडवर्टीजमेंट, तो लोग जनरली एडवर्टीजमेंट करते हैं, आप छोटे छोटे बिजनेस देखते हो एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो उन्होंने आप एक बार न्यूज़पेपर में निकाल दिया या कुछ कर दिया, थोड़ा सा पैसा होता है वो, तो वो आपका एक्सपेंस की कैटेगरी में ही रहेगा। लेकिन बड़े बिजनेसमैन, आपने बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट बात करें, जैसे रिलायंस हो गया, HUL हो गया, जब ये लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं तो इनका एडवर्टीजमेंट का बजट कोई छोटा बजट नहीं होता, दैट गोज इनटू करोड्स एंड लैक्स। तो जब वही छोटा एक्सपेंडिचर बड़े पार्ट में किया जाता है, बड़े मीन्स वाइडर पार्ट पे किया जाता है, तो वो बन जाता है कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। क्योंकि आपकी एक ऐसी एसेट क्रिएट हो गई जो इनटेंजिबल है, लेकिन उसका बेनिफिट आपको कई ईयर्स तक मिलता रहेगा। तो ये जो एक्सपेंडिचर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउस करते हैं, इसका एडवर्टीजमेंट का इनका बेनिफिट इनको 4 साल 10 साल लगातार मिलता रहता है। तो सच दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर दे आर नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का मतलब होता है ब्रेक कर दिया, इसका बेनिफिट ब्रेक हो गया कई ईयर्स तक में, और ये आपका एक्सपेंस नहीं रह जाता, एक्सपेंडिचर बन जाता है, असेट क्रिएट हो जाती है, जिसको कि हम लोग इंटेंजिबल, नॉर्मली इसको हम लोग फिक्टिशियस असेट का नाम देते हैं। तो ये इस तरीके की एसेट होती है। तो इसके लिए भी ऐसा किया जाता है कि इसको भी हम धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते रहते हैं, क्योंकि एक्चुअली कोई एसेट तो है नहीं, लेकिन एसेट का नेचर ले लिया इसने, राइट। तो इसको हम एसेट में डाल करके धीरे धीरे वहाँ से एसेट का वैल्यू कम करते रहते हैं ईयर्स टुगेदर। तो सच एक्सपेंसेस, such expenditures whose benefit will means shift on various years, that is deferred for various years, are known as deferred revenue expenditure। ये एक अकाउंटिंग पीरियड में ख़त्म नहीं होते। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस वो छोटे छोटे अमाउंट हैं जो हम लगातार खर्च करते रहते हैं। जैसे आपने गुड्स परचेज किए, वेजेस का पेमेंट किया, सैलरी का पेमेंट किया, ये आपके छोटे एक्सपेंसेस हैं जिनका नाम एक्सपेंस होता है। इनको नॉर्मली हम लोग एक्सपेंडिचर नहीं कहते हैं, आई एम सेइंग यू नॉर्मली ये एक्सपेंसेस नेचर के होते हैं, जो एक तरह से आपने पढ़ा हुआ रेवेन्यू एक्सपेंसेस। प्रॉफिट, अब देखिए आपको हम बता रहे हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट या रेवेन्यू और गेन का फ़र्क क्या होता है। प्रॉफिट इज एक्चुअली एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंडिचर। जो आपको रेवेन्यू मिला है अपना सेल करके, बिजनेस हो के आपका प्रोडक्ट को सेल करके, सामान को सेल करके, या आप अगर सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सर्विस प्रोवाइड करके, जैसे आपके फैशन डिज़ाइनर हैं या दूसरे बुटीक वगैरह हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इनको जो फंड्स मिलते हैं उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। जो पूरा पैसा मिला वो रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है। उसमें से जो एक्सपेंसेस कर दिए आपने उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए,
उस रेवेन्यू को लाने के लिए जो आपने खर्चा किया, अगर उसको वहाँ से माइनस करें तो बचा हुआ अमाउंट प्रॉफिट होता है। तो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू रियलाइज्ड माइनस एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मीन्स प्रोड्यूस दैट गुड्स और सर्विसेज इज नोन एज प्रॉफिट। तो दस प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। गेन, तो ये बड़े आइडेंटिकल वर्ड लग रहे होंगे आपको कि गेन और प्रॉफिट तो भाई एक ही होता है। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए कि इसमें फ़र्क क्या है। एक बिजनेस एक्टिविटी है और एक नॉन बिजनेस एक्टिविटी है। तो जिस चीज़ का आप काम कर रहे हैं, जैसे आप लेदर का काम कर रहे हैं, तो लेदर के ऑपरेशन से, सेल परचेज से जो आपको गेन प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट कहलाता है या इनकम कहलाती है। इसके अलावा आप कोई नॉन ऑपरेटिंग टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं, आपने अपनी बिल्डिंग रेंट पे चढ़ा रखी है, आपने कोई शेयर लिया उसमें डिविडेंड मिल रहा है, कोई लोन दिया उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सब है तो प्रॉफिट, लेकिन इनका नाम होता है गेन। तो देयर फॉर एनी इनकम अर्नड आउट ऑफ द regular business activity is known as profit, and which is taken from the non-business activity that is known as gain। तो कुछ मैंने आपको बताई आज टर्म्स, इसके बाद अगली टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।